तो आज का जो डीप डाइव है वो हमें प्राचीन भारत के एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले जा रहा है। हमारे पास जो स्रोत है ना, वो वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पर रोशनी डालते हैं और इसमें एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी छुपी है। एक ऐसे समाज की कहानी जहां महिलाएं ज्ञान और राजनीति में बराबर की भागीदार थीं। और फिर कुछ ही सदियों में सब कुछ बदल गया। तो हमारा मिशन यही समझना है कि आखिर ये गिरावट आई क्यों और कैसे। और ये कहानी शुरू होती है ऋग्वैदिक काल से, यानी लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उसकी तस्वीर आज के हिसाब से भी काफी प्रगतिशील लगती है। हाँ, उस समय का जो समाज था वो कबीलाई था। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था पशुपालन पर टिकी थी। जमीन किसी एक की नहीं बल्कि कह सकते हैं कि पूरे कबीले की होती थी। और इसी बनावट का सीधा असर महिलाओं की स्थिति पर दिखता है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे उन्हें उपनयन संस्कार का हक था। अब ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, इसका मतलब शिक्षा का अधिकार। सीधा सीधा शिक्षा का दरवाजा खुला था उनके लिए। तभी तो लोपामुद्रा घोषा और अपाला जैसी विदुषी महिलाओं ने ऋग्वेद की ऋचाओं तक की रचना की। वो सिर्फ ज्ञान ले नहीं रही थी, वो ज्ञान रच रही थी। सही बात है। और ये भागीदारी सिर्फ ज्ञान तक ही नहीं थी। अच्छा। उस दौर की जो राजनीतिक सभाएं थी, जैसे सभा और विदत, उनमें महिलाएं सक्रिय रूप से हिस्सा लेती थीं। मतलब कबीले के बड़े फैसलों में उनकी आवाज थी। उनकी आवाज थी। उन्हें अपना जीवन साथी चुनने से लेकर पुनर्विवाह तक की आजादी थी। वो समाज में एक बराबर की सदस्य थीं। तो ये तस्वीर तो एक सुनहरे दौर जैसी लगती है। एक ऐसा समाज जहां औरतें पढ़ी लिखी हैं, राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, अपने फैसले खुद ले रही हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि गड़बड़ कहाँ हुई? ऐसा क्या बदला कि ये सब कुछ उलट पुलट गया? और यहीं पर कहानी आप कह सकते हैं कि एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। ये जो बदलाव है ना, इसकी जड़ किसी बड़ी लड़ाई या नई सोच में नहीं थी। तो फिर कहाँ थी? अर्थव्यवस्था में। उत्तर वैदिक काल यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व तक आते आते समाज कबीलाई नहीं रहा, कृषि प्रधान हो गया। हाँ, गंगा के मैदानों में लोहे के इस्तेमाल से खेती बढ़ी और अब धन का सबसे बड़ा स्रोत पशु नहीं बल्कि जमीन बन गई। अच्छा, तो अर्थव्यवस्था पशुओं से हटकर जमीन पर आ गई। हाँ, लेकिन इसका महिलाओं की स्थिति से क्या लेना देना? सीधा और बहुत गहरा लेना देना है। जब जमीन ही सब कुछ हो गई तो उस पर निजी मालिकाना हक का विचार मजबूत हुआ। ओके। और फिर ये जरूरी हो गया कि वो जमीन परिवार के नाम पुरुष वंश के साथी बनी रहे। ओहो, तो महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से इसीलिए बाहर कर दिया गया ताकि शादी के बाद जमीन परिवार से बाहर ना चली जाए। बिल्कुल। आर्थिक बदलाव ने सीधे सीधे समाज की सोच बदल दी। और इसका असर तो भयानक रहा होगा। हमारे स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? स्रोत इस गिरावट की बहुत ही कड़वी तस्वीर दिखाते हैं। जिन महिलाओं को कभी वेदों की रचना का श्रेय दिया जाता था, उन्हें अब वेदाध्ययन के अयोग्य मान लिया गया। क्या? हाँ, और उनकी सामाजिक स्थिति शूद्रों के बराबर कर दी गई। मैत्रायणी संहिता में तो स्त्री को पासा और शराब के साथ गिना गया है। एक मिनट, क्या 3 मुख्य बुराइयों में से एक? हाँ। ये तो सिर्फ अधिकार छीनना नहीं हुआ, ये तो उनकी पहचान ही पूरी तरह से नकारात्मक बना देने जैसा है। और सिर्फ यही नहीं, ऐतेरीय ब्राह्मण तो और भी आगे जाता है। वो कहता है कि बेटी दुखों का स्रोत है, जबकि बेटा परिवार का रक्षक। ज्ञान की रचयिता से दुखों का स्रोत तक का सफर, ये वाकई चौंकाने वाला है। तो क्या हर महिला की स्थिति एक जैसी ही खराब हो गई थी या कुछ अपवाद भी मिलते हैं हमें? ये बहुत अच्छा सवाल है। गिरावट एक समान नहीं थी। हमें कुछ अपवाद मिलते हैं जो दिखाते हैं कि ज्ञान की परंपरा पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, जहां गार्गी नाम की एक विदुषी राजा जनक की सभा में उस युग के सबसे बड़े ज्ञानी याज्ञवल्क्य को चुनौती देती हैं। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। वो ब्रह्म ज्ञान पर बहस करती हैं और ऐसे तीखे सवाल पूछती हैं कि याज्ञवल्क्य को आखिर में उन्हें चुप कराना पड़ता है। तो गार्गी जैसी महिलाएं थीं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि गार्गी एक अपवाद थी, नियम नहीं। वो शायद किसी ऊंचे कुल से थीं जहां शिक्षा की परंपरा बची हुई थी। आम महिलाओं के लिए हालात बहुत बदल चुके थे। तो अगर हम इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो सार क्या निकलता है? हम एक ऐसी यात्रा देख रहे हैं जहां ऋग्वैदिक काल की सहभागिनी, हाँ, या अर्धांगिनी, वो उत्तर वैदिक काल तक आते आते काफी हद तक एक अधीनस्थ इकाई बन गए। एकदम सही। जैसा कि इतिहासकार आर.एस. शर्मा ने बताया है, उत्पादन के साधनों यानी जमीन पर पुरुषों का एकाधिकार हो जाने
और युद्ध प्रधान समाज ने स्त्रियों की स्थिति को गौण बना दिया। और इसी दौर ने आने वाली सदियों के लिए भारत में एक कठोर पितृसत्तात्मक समाज की नींव रख दी। बिल्कुल, जिसका असर हम आज तक देख सकते हैं। ये डीप डाइव हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है, कैसे अर्थव्यवस्था में आने वाले बड़े बदलाव समाज के आधे हिस्से की आजादी और सम्मान को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। और ये हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आज के दौर में जो इतने तेज आर्थिक और तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं, वो भविष्य के सामाजिक रिश्तों और लैंगिक भूमिकाओं को किस तरह से आकार दे रहे होंगे।